नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट्स को मलेशिया सिंगापुर भेजा। भारत ने कहा था कनाडाई राजनयिक हमारे मामलों में दखल दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, कनाडा ने भारत से अपने ज्यादातर डिप्लोमेट्स को सिंगापुर और मलेशिया भेज दिया है। कनाडा के ब्रॉडकास्ट मीडिया CTV न्यूज ने इसकी पुष्टि की। रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा ने उतने ही डिप्लोमेट्स का ट्रांसफर किया है जितने दोनों देशों में संख्या के हिसाब से बराबरी के लिए जरूरी थे। दरअसल दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कनाडा से उनके डिप्लोमेट्स हटाने के लिए कहा गया है ताकि दोनों देशों में बराबर राजनयिक हों। भारत में मौजूद कनाडा के एक्स्ट्रा डिप्लोमेट्स हमारे आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 साल में देश से वामपंथी उग्रवाद का होगा सफाया, बोले अमित शाह। देखें, नक्सलवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी का भी आया आंकड़ा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने कहा कि 2 साल में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर भी बल देते हुए कहा कि पिछले 4 दशकों में वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सबसे कम हिंसा और मौतें 2022 में रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और हम इसे इसके सभी प्रारूपों से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, अधिकारियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसक घटनाओं में 2010 की तुलना में 2022 में 77% की कमी आई। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 5 साल में देश में वामपंथी सुरक्षा स्थिति में खासा सुधार हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशियाड के 13वें दिन भारत ने जीते 9 मेडल। हॉकी में गोल्ड आया, भारत के 100 प्लस पदक हुए तय, कुल संख्या 95 पर पहुंची। जी हां दोस्तों, हांगजोंग में चल रहे एशियन गेम्स के 13वें दिन भारतीय प्लेयर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। दिन का इकलौता गोल्ड हॉकी से आया। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान को गोल्ड मेडल मैच में 5-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम ने इस जीत के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। दोस्तों, भारत ने आज 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 9 मेडल जीते। कुल मेडल संख्या अब भारत की 95 हो गई है। भारत अब 100 मेडल का आंकड़ा छूने को तैयार है। आज 9 मेडल जीतने के बाद भारत की पदक संख्या 95 पहुंच गई। इसके साथ ही आज भारत ने 4 खेलों में अपने 7 मेडल पक्के भी कर लिए। इस हिसाब से भारत 100 मेडल जीतने के काफी करीब पहुंच चुका है। वैसे दोस्तों, पॉइंट्स रैली में देखें तो भारत चौथे नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महादेव बेटिंग ऐप केस, 200 करोड़ की शादी, 35 करोड़ की पार्टी, रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हिना खान और हुमा कुरैशी से अब होंगे सवाल। जी हां दोस्तों, महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की ओर से की जा रही जांच में कई और बड़े खुलासे हुए हैं। मामला अब सिर्फ फरवरी 2023 में महादेव ऐप के प्रोमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई 200 करोड़ की शादी तक ही सीमित नहीं है। ईडी को जांच के दौरान कई और बड़े इवेंट्स और उनकी वीडियो फुटेज हाथ लगी है, जिनमें पिछले साल यानी कि सितंबर 2022 में दुबई के फेयरमाउंट होटल में आयोजित की गई एक सक्सेस पार्टी भी शामिल है। यह पार्टी महादेव ऐप की शानदार कमाई को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की गई थी। इस पार्टी में करीब 35 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। पार्टी में कई और बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। ईडी आने वाले दिनों में अब करीब 30 से ज्यादा सेलिब्रिटीज से पूछताछ कर सकती है, जिनमें कई बड़े नाम शामिल है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि महादेव ऐप का सालाना टर्नओवर करीब 5000 करोड़ का था। इसमें इनका मुनाफा करीब 40% का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शुभमन गिल की तबीयत बिगड़ी, डेंगू हुआ, वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने पर संशय, ऑस्ट्रेलिया से 8 अक्टूबर को भिड़ेगी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल को तेज बुखार है, उनका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया है। भारत वर्ल्ड कप 2023 में अपना पहला मैच रविवार यानी कि 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। इस मैच में गिल के खेलने पर संशय बन गया है। गिल की गैर मौजूदगी में ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गिल ने गुरुवार को MA चिदंबरम स्टेडियम में टीम के नेट सेशन में भी हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, पीटीआई और बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया है कि चेन्नई पहुंचने के बाद से शुभमन को तेज बुखार है। उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। शुक्रवार को उनके और टेस्ट होंगे और शुरुआती मैच में उनके खेलने पर फैसला किया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि पता चला है कि गिल का डेंगू के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऐसे में वह कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एयर पोल्यूशन, दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP का स्टेज 1 लागू, इन चीजों पर लगा पूरा बैन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गुरुवार को खराब स्तर पर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के चरण 1 के तहत उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। इसमें सड़क किनारे, भोजनालयों, होटलों और रेस्तरों में कोयले के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। एक बैठक में ग्रेप पर केंद्र की उप समिति ने कहा कि पिछले 24 घंटों में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मापदंडों में अचानक गिरावट आई है, जिससे दिल्ली का AQI 212 यानी कि खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक बयान में कहा कि
क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट रोकने के लिए कदम उठाने के प्रयास पूरी एनसीआर में तत्काल प्रभाव से जीआरपी के चरण 1 को लागू करना आवश्यक माना जाता है। जीआरपी सर्दियों के मौसम में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का सेट 4 अलग अलग श्रेणियों के तहत कार्यों को वर्गीकृत करता है। चरण 1 के तहत अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई करने की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, पहले चरण में एक्यूआई 201 से 300 तक होता है। दूसरा जो बेहद खराब होता है उसके अंदर 301 से 400 तक एक्यूआई। तीसरा गंभीर होता है जो 401 से 450 तक, और चौथा चरण जिसमें इमरजेंसी होती है वह 450 से अधिक एक्यूआई वाला होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूज क्लिक मामला, हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, जवाब मांगा। प्रबीर पुरकायस्थ ने एफआईआर रद्द करने की मांग की, ट्रायल के आदेश को भी चुनौती। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के विरोध और अंतरिम रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस की एफआईआर को रद्द कराने की मांग की है। अब अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। याचिका में पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें उन्हें 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की अपील की। इसके बाद चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच आज सुनवाई के लिए तैयार हुई थी। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। 4 अक्टूबर की सुबह उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने विदेशी फंडिंग लेने के आरोप में इनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राघव चड्ढा को कोर्ट से लगा झटका, अदालत ने कहा सरकारी आवास पर कब्जे का अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है। राज्यसभा सचिवालय के वकील ने दलील देते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है, न कि टाइप 7 बंगला। राज्यसभा सचिवालय के नोटिस के खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंच गए थे। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने के मामले में लगाई अंतरिम रोक को हटा दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के बंगला खाली करने के नोटिस को सही ठहराया। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि राघव चड्ढा का आवंटन 3 मार्च 2023 को रद्द कर दिया गया था। राघव यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने का अधिकार है। सरकारी आवास का आवंटन केवल उन्हें दिया गया विशेषाधिकार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को भेजा नोटिस, प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे बाल यौन शोषण के कंटेंट। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, यूट्यूब और टेलीग्राम को भारत में अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां तेजी से काम नहीं करती है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनके बचाव को वापस ले लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इन प्लेटफॉर्म पर सीधे लागू होने वाले कानून और नियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही कंटेंट इन्होंने अपलोड नहीं किए हों। बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। इसमें इन्हें भारतीय इंटरनेट पर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने की चेतावनी दी गई है। इन प्लेटफॉर्म्स को दिए गए नोटिस किसी भी CSAM को तत्काल प्रभाव से हटाने या उन पर पहुंच को अक्षम करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हम पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 364 अंक तेजी के साथ 65,995 पर बंद। इसके 30 शेयरों में से 23 में बढ़त, 7 में आई गिरावट। निफ्टी भी 107 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 364 अंक की तेजी के साथ 65,995 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 107 अंकों की तेजी रही है, 19,653 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस और टाइटन रहे, जबकि टॉप लूजर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोल इंडिया और ONGC रहे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, लगातार चौथी बार ब्याज दरें स्थिर। आरबीआई का अनुमान, इस साल महंगाई 5.4% रहेगी। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी कि आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को 6 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% की थी, तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। वहीं दोस्तों पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थी। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि एमपीसी के सभी सदस्य पॉलिसी दरों को स्थिर बनाए रखने के पक्ष में थे। वहीं गवर्नर ने इस बात पर भी जोर दिया कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और आरबीआई ने महंगाई को 2 से 6% के बीच नहीं बल्कि 4% पर रखने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 75 साल में दूसरा गांधी नहीं हुआ, बीजेपी के 10 साल में कई गोडसे बन गए, महबूबा मुफ्ती ने कहा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीते 75 सालों में यह देश दूसरा महात्मा गांधी पैदा नहीं कर पाया, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में कई गोडसे बना दिए। मुफ्ती का यह बयान बीजेपी के उस पोस्टर के बाद आया जिसमें बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण के तौर पर पेश किया था। इस विवाद के बीच में महबूबा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इसी तरह से बीजेपी के किसी नेता का पोस्टर लगाता तो उसे बिना जांच के ही जेल में डाल दिया जाता और उसे जमानत भी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस तरह की हरकतें दिखाती है कि वह विपक्ष के इंडिया गठबंधन से हताश है। उन्होंने कहा कि यह उनकी हताशा को दिखाता है। वह इंडिया गठबंधन से पूरी तरह हताश है। वह दिल से जानते हैं कि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांटने की जो रणनीति अपनाई है वह पूरी तरह फेल हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिक्किम में 7,000 लोग फंसे, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, अब तक 7 जवानों समेत 25 की मौत, 143 अभी भी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, सिक्किम में 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। इसी आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 25 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री PS तमांग ने बताया कि पुरबांदा इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव नदी के निचले इलाकों से बरामद कर लिए गए हैं। लापता जवानों में से 1 को बचा लिया गया था। 15 जवान समेत कुल 143 लोग अभी भी लापता हैं। इन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण ने बताया कि बाढ़ के चलते अलग अलग इलाकों में 7,000 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से 3,000 लोग लाचेन और लांगचुंग में फंसे हैं। 700 से 800 ड्राइवर और 3,000 से ज्यादा बाइकर्स भी यहां अटके हुए हैं। सभी को निकालने की कोशिश जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुलिस ने आधे घंटे शख्स को बेवजह लॉकअप में रखा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला यह हत्याचार है, 50,000 मुआवजा दे, इसे दोषियों की सैलरी से काटा जाए। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से पीड़ित एक शख्स को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने उसे बिना वजह आधे घंटे तक हिरासत में रखा था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि मुआवजा बदरपुर थाने के उन दोनों सब इंस्पेक्टरों की सैलरी से वसूला जाए जो पीड़ित व्यक्ति को लाए थे और लॉकअप में रखा था। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि इनका मकसद अधिकारियों को एक सार्थक संदेश देना है कि पुलिस अधिकारी खुद कानून नहीं बन सकते। दोस्तों, याचिका पीड़ित शख्स ने ही लगाई थी। उसे पिछले साल सितंबर में दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से लॉकअप में कैद किया था। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को लॉकअप में जितना समय गुजारना पड़ा वह उसका उत्पीड़न है। उन पुलिस अधिकारियों को दोष मुक्त नहीं कर सकते जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना पीड़ित को लॉकअप में डाला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया। अफगानिस्तान से होगा मैच। जी हां दोस्तों, भारत ने एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 96 रन ही बना सकी। जवाब में भारत ने 9.2 ओवर में 1 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने 26 गेंद पर नाबाद 55 रन की पारी खेली। उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के जमाए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 40 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार आ रही है गिरावट। इस बार घटकर 586.91 अरब डॉलर रहा। जी हां दोस्तों, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है और आज आए विदेशी भंडार के ताजा आंकड़ों में यह और भी दिखाई दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जानकारी दी कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 सितंबर को खत्म हफ्ते में 3.794 अरब डॉलर घटकर 586.908 अरब डॉलर रह गया है। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी
यह आंकड़ा बताया गया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 सितंबर को खत्म हफ्ते में 586.908 अरब डॉलर पर आ गया है। इसके पहले हफ्ते में देश का कुल मुद्रा भंडार 2.335 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 590.702 अरब डॉलर पर था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न रहने को घर न पेट भरने को खाना, ई रिक्शा पर सामान लादे दर दर भटक रहा उज्जैन दुष्कर्म कांड के आरोपी का परिवार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी भरत सोनी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बीते दिन उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला। आरोपी ने नानाखेड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसमें वो माता पिता, भाई और भाभी के साथ कई साल से रह रहा था। इतना ही नहीं, अवैध मकान में उसने मंदिर भी बना रखा था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उसके घर को गिरा दिया गया। अवैध मकान टूटने के बाद अब उसका परिवार दर दर भटकने पर मजबूर है। न तो उन्हें रहने के लिए जगह मिल रही है और न ही खाने के लिए कुछ। आरोपी के माता पिता, भाभी और 2 मासूम बच्चे ई रिक्शा में बैठकर इधर उधर भटक रहे हैं। माता पिता ऐसी संतान को जन्म देने को अपनी गलती मान रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरोपी की मां का कहना है कि सरकार हमारी मदद करे। जिसने गुनाह किया था वो पुलिस की हिरासत में है। हम लोगों का क्या कसूर है? हमारा बस इतना ही कसूर है कि हमने उसे जन्म दिया। मैं मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहती हूं। आरोपी की मां ने आगे कहा कि हमारा पूरा घर रो रहा है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं कुछ भी कर लूंगी, बहुत परेशान हूं। हमने ऐसी क्या गलती की जो हमको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है? कोई भी माँ बाप औलाद पैदा करता है तो उसे यह नहीं पता होता कि 20 साल बाद बच्चा ऐसा निकलेगा। वैसे दोस्तों इस खबर के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।